हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉन क्राइम स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये स्टोरी है थाईलैंड की केव्स में यानी कि गुफाओं में फंसे हुए कुछ बच्चों की, जो कि खेल खेल में वहां पर फंस गए थे और फिर उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है 23 जून 2018 की, जबकि एक फुटबॉल क्लब के जिनका नाम था वाइल्ड बोर्ड्स, उसके कुछ लड़के अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने घर से निकले थे। ये एक फुटबॉल टीम थी जिसमें 11 टू 16 ईयर्स ओल्ड लड़के थे। उनके साथ एक कोच होता था और एक असिस्टेंट कोच हुआ करता था। वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो जो हेड कोच थे उन्होंने हर एक प्लेयर को गुड बाय कहा। अब ये अपनी अगली टीम का वेट करने लगे। अब उन्हें अगली टीम की कोचिंग करनी थी, जो कि इनसे उम्र में बड़े बच्चे थे। जब ये हेड कोच इन अगली टीम के बच्चों को कोचिंग दे रहे थे, उस समय उन्होंने अपना फोन बिल्कुल साइड पर रख दिया था। वो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहते थे। फिर कुछ घंटे बीत गए। फाइनली जो कोच थे वो टीम की ट्रेनिंग पूरी करके वहां पर वापस आए जहां पर उनका फोन रखा हुआ था। जब उन्होंने अपना फोन उठाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि वहां पर काउंटलेस मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। ये हर एक कॉल्स उन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से थी जिनके बच्चे अभी तक ट्रेनिंग के बाद अपने घर पहुंचे ही नहीं थे, जबकि उनकी ट्रेनिंग पूरे हुए या फिर उनकी ट्रेनिंग का समय हुए कई घंटे बीत चुके थे। अब ये जो कोच थे ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये हर एक प्लेयर की फैमिली को इंडिविजुअली कॉल करने लगे। उन्होंने हर एक से पूछा कि क्या आप बच्चे घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। यहाँ तक कि उनके जो असिस्टेंट कोच थे उनसे भी बात नहीं हो पा रही थी। फाइनली इन सारे बच्चों में से एक बच्चे ने यानी कि एक प्लेयर ने फोन को आंसर किया। इसका नाम था सैंगपोल। वो एक 13 ईयर्स ओल्ड लड़का था। वो भी इस मिस्ड हुई फुटबॉल टीम के साथ ही था, लेकिन बार बार ट्रेनिंग के दौरान उसकी माँ उसको फोन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर यानी कि ट्रेनिंग वाली जगह पर उसको रिसीव करने उसकी माँ आने वाली थी। तो ये जो लड़का था ये अपनी माँ के साथ अपने घर चला गया, लेकिन उसने कोच को बताया फोन पर कि जितने भी दूसरे टीम मेंबर्स थे उसके अलावा, वो क्योंकि अपनी साइकिल से आए थे तो वो अपनी बाइसिकल लेकर पास की थाम लुआंग केव्स में जाने वाले थे। वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि हम आज केव्स में जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर इनके साथ इनके असिस्टेंट कोच भी जाने वाले थे। अब तुरंत ही ये जो हेड कोच थे वो उन गुफाओं पर पहुंचे। जब ये वहां पर पहुंचे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि केव की एंट्रेंस में जहां से उस गुफा में दाखिल होते थे वहां पर बहुत सारी साइकिल्स पड़ी हुई हैं। वो इन साइकिल्स को पहचानते थे। ये इन सारे बच्चों की बाइसिकल्स थी। अब यहाँ पर यानी कि इस गुफा के मुहाने पर बहुत ज्यादा पानी बह रहा था। गुफा के अंदर से भी बाहर पानी आ रहा था, बाहर भी पूरा पानी ही पानी था। और केव के अंदर एंटर करना अब इम्पॉसिबल था। ये माना जा रहा था कि जब ये बच्चे इस गुफा के अंदर गए होंगे तब सब कुछ ठीक रहा होगा, लेकिन जब ये अंदर थे उसी समय भयंकर बारिश शुरू हो गई। और इतनी ज्यादा बारिश वहां पर शुरू हुई कि भयंकर पानी का तूफान आ गया। अब ये बच्चे चाह कर भी उस गुफा से बाहर आ ही नहीं सकते थे, और ये पानी से बाहर ही नहीं था बल्कि गुफा के अंदर भी था। तो ये माना जाने लगा कि अगर ये बच्चे अभी तक जीवित हैं तो अब ये अंदर फंस चुके हैं। अब तक यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ऑफिसर्स को बाहर बैकपैक्स मिले बच्चों के, बहुत सारे अदर आइटम्स मिले जो कि इन लड़कों ने बाहर छोड़े थे। लेकिन इस गुफा के अंदर एंटर करने का इस मेन रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब जो वाटर लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस तो पहुंच ही चुकी थी, लोकल अथॉरिटीज पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नेवी सील्स को भी बुलाया गया। ये लोग एक्सपर्ट थे पानी में जाने के लिए। एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम यहाँ पर बना दी गई। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्रिटिश सिविलियन भी आए। इनका नाम था वर्नॉन अंसवर्थ। इन्होंने अपनी हेल्प इन लोगों को ऑफर की। ये जो व्यक्ति थे इनको केविंग का बहुत ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस था। वो इसी एरिया में रह रहे थे, लेकिन इस थाम लुआंग केव में वो कई बार गए थे और इसको मैप करने में लगे हुए थे, यानी कि इसके मैप्स बनाए हुए थे इन्होंने, और वो भी कई सालों से। अब ये जो थाम लुआंग नाम की केव है ये थाईलैंड की चौथी लॉन्गेस्ट केव है। वर्नॉन ने इन अथॉरिटीज को बताया कि करीब 1 किलोमीटर अंदर चलने के बाद ये केव दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि एक टी सेक्शन मिलता है अंदर जाकर। इन्होंने बताया कि यहां से ये गुफा दो भागों में जाकर अंदर करीब 10 किलोमीटर डीप तक जाती है। और अगर बच्चे अंदर अभी तक जीवित हैं
तो वो एक हायर एलिवेटेड सेक्शन में होंगे। यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा सा बाकी गुफा की अपेक्षा ऊंचा है, तो 100% ये बच्चे वहां तक पहुंच गए होंगे, अपने आप को सेव करने की कोशिश की होगी। अब ये जो वर्नॉन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने 2 और ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल के सदस्यों को बुलाया। ये भी केव डाइवर्स थे, इनका नाम था जॉन और रिक। ये लोग ब्रिटेन से फ्लाई करके यहाँ पर पहुंचे, यानी कि थाईलैंड पहुंचे। जॉन और रिक काफी पुराने दोस्त थे, इन्होंने कई बार बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस में हिस्सा लिया था, बॉडीज ढूंढने के मिशन में हिस्सा लिया था, और ये लोग काफी एक्सपर्ट थे। अब इस जगह पर रोज नए नए एक्सपर्ट्स आ रहे थे, लेकिन इन लोगों का डर बढ़ता जा रहा था। जितने भी लोग थे, जितने भी माँ बाप थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि चाहे कितने भी स्पेशलाइज्ड केव डाइवर्स वहां पर आ जाएं, अगर बच्चे अभी तक जीवित हैं तो हो सकता है कि उनके पास खाने की कमी हो जाए, वो भूख से ही मर जाएं, क्योंकि इन बच्चों ने अपने साथ कुछ भी ले जाने की प्लानिंग नहीं की थी। वो वहां पर सिर्फ 1 घंटा गुजारने वाले थे, तो इसकी उम्मीद कमी थी कि वो अपने साथ खाना पानी लेकर गए होंगे। इधर जो बरसात थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, गुफा के अंदर तो खतरनाक तरीके से पानी भर चुका था, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। इधर जो थाई नेवी सील्स थे, वो भी अंदर जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। इधर जब ब्रिटिश केव डाइवर्स आए तो लोगों में थोड़ी सी शंका थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब हमारे यंग नेवी सील्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बूढ़े ब्रिटिशर्स हमारी क्या सहायता कर पाएंगे, क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इधर इन ब्रिटिशर्स का कहना था कि ये जो नेवी सील्स हैं, ये सिर्फ युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ पर कोई वॉर नहीं चल रहा है, और शायद ही इनमें से कोई भी इस तरह की गुफाओं में पहले कभी गया होगा। हमारे अंदर स्पेशल स्किल्स हैं इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। ये तीनों ही लोग अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थे, क्योंकि केव के अंदर जाने में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट तरीके की स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर गुफा के अंदर पानी भरा हुआ है, तब भी इन लोगों को पता होता है कि किस तरह से पैसेजेस को यूज करके आप लोग चलते हुए इस गुफा के अंदर जा सकते हैं। कई जगह ये लोग क्लाइंब करके जा सकते हैं, ऊपर चढ़कर जा सकते हैं, और इस तरह की चीजें इन केवर्स को अच्छी तरीके से पता रहती है। जब ये लोग अंदर गए तो इन लोगों को पता नहीं था कि अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा था कि इनको कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सिर्फ अंदाजे से आगे बढ़ रहे थे। इनके पास थोड़ी बहुत लाइट थी, उनकी मदद से आगे बढ़ रहे थे, जिससे बिल्कुल नजदीक का ही दिख रहा था। ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जो इनकी फर्स्ट डाइव थी वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुई, क्योंकि इनको इस समय वाटर करंट के विपरीत तैरना था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि वहां पर जो बहाव था वो बहुत तेज था। लेकिन फिर भी रिक और जॉन अंदर गए, उन्होंने गाइडलाइंस के लिए रस्सियां वहां पर प्लेस कर दी। अब जो बाकी डाइवर्स थे, उनको बस इन रस्सियों की मदद से अपने आप को पुश करते हुए, पुल करते हुए आगे बढ़ना था, और उनके लिए ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा इजी होने वाला था। ये जो डाइवर्स थे, इनका टारगेट था एक ऐसी जगह जिसका नाम था पटाया बीच। ये एक बहुत बड़ा चैम्बर था जो कि हाई एलिवेशन पर था, और यहीं पर उम्मीद थी सब लोगों को कि बच्चे इसी पटाया बीच नाम की जगह पर अपने आप को बचाए हुए होंगे। यहीं पर सिर्फ वो बच्चे बच सकते थे। लेकिन यहां तक जाने से पहले ही रिक और जॉन को अपनी सर्च को इंटरप्ट करना पड़ा, उन्हें रोक देना पड़ा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लोग फिलहाल अपनी सर्च को पॉज करके बाहर आए। इधर जो नेवी सील्स थे वो भी अपने काम पर लगे हुए थे। वो वाटर लेवल्स को रिड्यूस करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे अनगिनत वॉलंटियर्स इस सर्च में शामिल हो चुके थे, अपनी अपनी सेवाएं हर कोई यहाँ पर दे रहा था। इन्हीं में से एक थे सैमन कुनन, जो कि खुद ही एक फॉर्मर नेवी सील रह चुके थे। वो एक एक्सपीरियंस डाइवर थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर आकर प्रदान की थी। ये जो नेवी सील्स थे, इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप लगाया हुआ था केव के अंदर ही, और ये कैंप था चैम्बर 3 में। ये जो चैम्बर 3 था, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस अनफ्लडेड था। यहाँ पर इन लोगों ने अपना परमानेंट स्टेशन बना लिया था, इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, एयर टैंक्स रखे हुए थे, डाइविंग के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। यहाँ से वो तुरंत सहायता पहुंचा सकते थे। इन लोगों ने सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी, पानी को डाइवर्ट करने की, इस गुफा के नए नए एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पंपिंग स्टेशंस की मदद से ये पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे गुफाओं से, जितना हो सकता था। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। इधर इन 12 लड़कों का और इनके सॉकर कोच का कोई भी सुराग नहीं मिला था। इस चीज की अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली थी कि ये लोग जीवित हैं या मर चुके हैं, और इनको अभी तक मिस हुए करीब 72 आवर्स हो चुके थे। लेकिन जितने भी लोकल लोग थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो बच्चे अभी तक जीवित हैं। अब ये जो ब्रिटिश वॉलंटियर्स थे, तीनों लोग,
इन्होंने जब देखा कि वेदर सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो चुकी है, वो फिर से मदद करने के लिए आगे आए। अब वो केव सिस्टम में एक बार फिर से डाइव करने वाले थे और अभी तक की उन्होंने अपनी लॉन्गेस्ट डाइव की इस केव सिस्टम के अंदर। इन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि इस बार इनको पटाया बीच तक पहुंचना है जहां पर वो बच्चे हो सकते हैं। इन लोगों ने एक बहुत ही लंबी, बहुत ही थका देने वाली और बहुत ही खतरनाक डाइव पूरी की और फाइनली वो इस गुफा के हाईएस्ट पॉइंट, जिसका नाम था पटाया बीच, वहां तक पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद वो उन्होंने बहुत ज्यादा राहत महसूस की। इन्होंने देखा लेकिन वहां पर कोई भी लड़के मौजूद थे ही नहीं। अब यहाँ से आगे डाइव करना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था, ना ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि डाइविंग का बेसिक रूल होता है कि जितनी भी ऑक्सीजन आपके एयर टैंक में मौजूद है उसमें से केवल 1/3 आपको अंदर जाने के लिए यूज करनी है, 1/3 बाहर आने के लिए रखनी है, और जो बाकी एयर है वो आपके लिए रिजर्व रहने वाली है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। वो अभी तक अपनी 1/3 से ज्यादा एयर खर्च कर चुके थे ऑलरेडी, वो पहले ही रूल तोड़ चुके थे। लेकिन यहाँ आने के बाद अब वो गिव अप करने वाले नहीं थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसी हवा की मदद से, यानी इसी एयर टैंक की मदद से अब इस केव सिस्टम में आगे जाने वाले हैं। अब उन्होंने अपनी डाइविंग फिर से शुरू की। वो जो गाइड वायर था, जो रस्सा वो लगातार बिछाते आ रहे थे, वो उसको लगातार अभी भी प्लेस करते जा रहे थे। जब वो टी सेक्शन से होते हुए भी काफी आगे आ गए, तब उन्हें इवेंचुअली दूर में एक लाइट नजर आई। अब जॉन समझ गए थे कि शायद उनको सफलता मिल चुकी है। जॉन लगातार उस लाइट की तरफ स्विम करते रहे और अब उन्हें आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। इसी समय उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय तक इन बच्चों को यहाँ पर फंसे हुए करीब 10 डेज हो चुके थे और इन बच्चों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग कितने दिनों से यहाँ पर हैं। अब जॉन ने इन बच्चों से बातचीत की, जो कि आप खुद ही देख और सुन सकते हैं। जब ये खबर बाहर आई कि ये बच्चे अभी तक सेफ हैं, तो सभी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई और हर जगह मीडिया में यही स्टोरी छाई हुई थी। इसके अगले दिन 3 थाई नेवी सील्स इस टीम के पास पहुंची, यानी कि फुटबॉल टीम के पास पहुंची। अब ये लोग इन बच्चों के साथ बाकी समय के लिए रहने वाले थे जब तक इनको बाहर ना निकाला जाता। लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो चुके थे, ये बच्चे मिल चुके थे, लेकिन शायद लोगों को ये पता नहीं था कि इन बच्चों को ढूंढना तो काफी आसान था, लेकिन इनको यहाँ से बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक प्लान ये भी था कि इस गुफा से जितना हो सके उतना पानी बाहर पंप करके निकाल दिया जाए और उसके बाद बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। इलॉन मस्क ने भी अपना एक प्रपोजल दिया कि एक छोटी सी किड साइज सबमरीन बनाई जाए जो कि इस केव के अंदर भेजी जाए और एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला जाए। लेकिन रेस्क्यू टीम ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक छोटी सी रिजिड क्राफ्ट इस गुफा के अंदर नेगोशिएट कर ही नहीं सकती थी। ये एक सीधी सादी गुफा नहीं थी, बल्कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी गुफा थी। कुछ लोगों ने ऑफर किया कि बच्चों को वहां पर सिखाया जाए कि किस तरह से डाइविंग की जाती है। वो छोटी छोटी कुछ डाइव्स खुद ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर अंदर नेवी सील्स हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और जब वो इतनी लंबी और डिफिकल्ट जर्नी लेने के लिए तैयार हो जाएं, तब वो खुद डाइव करके बाहर आ सकते हैं। ऑप्शन 2 ये था कि इन बच्चों को एक ड्रिल्ड शाफ्ट से बाहर निकाला जाए, यानी कि पहले गुफा में एक ड्रिलिंग से होल किया जाए, उसमें एक शाफ्ट को डाला जाए और एक एक करके एलिवेटर की तरह इन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जाए। थर्ड ऑप्शन ये था कि यहाँ पर सिंपली वेट किया जाए जब तक रेनी सीजन, यानी कि बरसात का मौसम खत्म ना हो जाए, तब तक ये टीम अंदर ही रहे, और जब बरसात खत्म हो जाए तो ये बच्चे वहां से खुद ही बाहर आ जाएंगे चलकर, और तब तक इन बच्चों को अंदर खाना पानी वगैरह पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इन तीनों में से ही कोई भी ऑप्शन रियलिस्टिक नहीं था। हर एक ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्हें स्विम करना भी नहीं आता था। बच्चे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत दिनों से थके हुए थे, ठीक से सोए नहीं थे, उनको ठीक से खाना पानी भी नहीं मिला था। और वैसे भी यहाँ पर जो भी डाइविंग होने वाली थी वो कोई नॉर्मल रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग नहीं थी, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस में होती है जो हर कोई कर लेता है। यहाँ की जो डाइविंग थी वो असली डाइविंग थी, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में आदमी को लाकर खड़ा करने वाली थी। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी पैनिक अटैक आ जाए तो तुरंत ही उसकी मौत निश्चित थी। इसके अलावा एक शाफ्ट को ड्रिल करना अंदर, वो भी कंप्लीटली अनरियलिस्टिक था। हालांकि चिली के माइनर्स को इसी तरीके से बाहर निकाला गया था, लेकिन उनको ढूंढने के ये 7 हफ्ते बाद हो पाया था। लेकिन इस केस में ये और ज्यादा कठिन था।
ये जो फुटबॉल टीम थी ये जमीन के अंदर करीब 1 किलोमीटर नीचे थी, और ये जितने भी सारे पत्थर थे, जो भी गुफा के पत्थर थे, ये बहुत ज्यादा सॉलिड रॉक से बने हुए थे। इनको ड्रिल करना एक तरह से इम्पॉसिबल था या फिर बहुत ज्यादा कठिन था। और अगर ऐसा किया भी जाता तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना कि ये बच्चे एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, ये पता लगाना भी अपने आप में बहुत ज्यादा कठिन काम था। और तीसरा ऑप्शन जो कि ये था कि वेट किया जाए जब तक रेनी सीजन खत्म ना हो जाए, वो भी अनरियलिस्टिक था, क्योंकि इस गुफा के अंदर के ऑक्सीजन लेवल वो लगातार गिरते चले जा रहे थे। वैसे भी इस समय अभी केवल रेनी सीजन की शुरुआत हुई थी, ये अभी नवंबर तक रहने वाली थी। यानी कि अगर रेनी सीजन ओवर होने का इंतजार करना था तो इन बच्चों को अंदर 4 महीनों तक, यानी कि 4 मंथ्स तक रहना पड़ता। ये बच्चे अंदर 23 जून को फंसे थे, और 4 महीने इंतजार करना अपने आप में इम्पॉसिबल था। वैसे भी अभी आगे इतनी ज्यादा बारिश होने वाली थी कि ये जो उनका सेफ स्पॉट था ये भी डूब जाने वाला था। अब इन डाइवर्स के पास, जो कि अंदर मौजूद थे और जो बाहर भी थे, इनके पास कोई भी ऑप्शन फिलहाल के लिए नहीं था। और उसके बाद एक और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, और वो खबर ये थी कि रिटायर्ड नेवी सील जिनका नाम था समान कुनान, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने अपनी हेल्प ऑफर की थी, वो अचानक से ही मारे गए। वो भी इस गुफा के अंदर गए थे, वो बच्चों के पास ही थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो डाइविंग पार्टनर था जो कि उनके साथ गया था, उसने पाया कि वो पानी में अनकॉन्शियस पड़े थे, और जब उसने देखा तो पाया कि वो मर चुके थे। ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो चुकी थी। अब सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि इन 3 रास्तों में से अगर कोई भी रियलिस्टिक नहीं है तो हम क्या करें, इन बच्चों को बाहर कैसे लाया जाए। फिर एक और नया आइडिया इन लोगों के सामने पेश किया गया, और वो ये था कि इन बच्चों को सीडेट कर दिया जाए, यानी कि उनको अनकॉन्शियस करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाए, और उसके बाद इस केव सिस्टम से बाहर उनको बेहोशी की अवस्था में लाया जाए। ये आइडिया भी इन ब्रिटिशर्स ने ही दिया था। रिक, जो कि इन केव डाइवर्स में से एक थे, जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने अपने एक पुराने जान पहचान के व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, उनसे कांटेक्ट किया। हैरिस एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वो एक एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर भी थे, उनको करीब 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। इन्होंने रिचर्ड से पूछा कि हमारे सामने ये ऑप्शन है कि इन बच्चों को बेहोश करके बाहर लाएं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो रिचर्ड ने इस प्लान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सीडेट कर दिया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगा और इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो रिचर्ड हैरिस थे वो ट्रैवल करके थाईलैंड आए। वो इस सारी सिचुएशन को नजदीक से देखना चाहते थे। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ की कंडीशंस देखने के बाद अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गए। हालांकि अभी भी उन्होंने कह दिया था कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया था कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इन बच्चों को सीडेट करने के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम को असेंबल किया गया और ये टीम के मेंबर अब अंदर गए। ये दुनिया के बेस्ट केव डाइवर्स थे जो कि अब अंदर जा रहे थे। इन बच्चों को, जो कि केव के अंदर मौजूद थे, उन्हें एक वेट सूट पहनाया गया। उनको इन सीडेटिव ड्रग्स के 2-2 शॉट्स दिए गए। जब वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए तब उनको एक स्पेशल डाइविंग मास्क पहनाया गया। इस डाइविंग मास्क में उनको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी। ये मास्क उनके पूरे के पूरे फेस को कवर कर रहा था और पॉजिटिव प्रेशर लगातार बनाए हुए था। ऐसा इसलिए था कि अगर मास्क में कोई भी गैप ओपन हो गया बाहर जाते हुए, तब भी ये जो प्रेशर है ये किसी भी तरह के पानी को अंदर इस मास्क के नहीं आने देगा, इस पानी को बाहर ही रखेगा। ये जो बच्चे थे जिनको बेहोशी की अवस्था में मास्क पहनाया जाना था, इनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध दिए गए ताकि इनकी आर्म इधर उधर ना झूले और कहीं टकराए ना। इसके बाद इनकी छाती पर 80% ऑक्सीजन से भरे एयर टैंक बांधे गए। आगे इसलिए बांधे गए थे ताकि उनके जो सर हैं वो इस ऑक्सीजन टैंक के कारण थोड़ा सा टिल्टेड रहें और पूरी तरह से नीचे की तरफ झूले ना, ताकि इन बच्चों के जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक ना हो। इसके अलावा ये जो बच्चे थे इनको रस्सियों की सहायता से उनके अपने अपने डाइवर से बांधा गया था, यानी कि एक बच्चे को एक डाइवर से बांधा गया था। इस डाइवर के साथ ही ये बच्चा इस गुफा से बाहर जाने वाला था ताकि वो कहीं भी खोए ना, क्योंकि गुफा में बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब यहां से इन बच्चों की जिंदगी इन डाइवर्स के हाथ में ही थी पूरी तरह से। अगर रास्ते में इनके मास्क को कुछ भी हो जाता, अगर वो कहीं भी टकरा जाते, तो इस बात में कोई शक ही नहीं था कि ये बच्चा तुरंत ही डूबकर मारा जाता।
इधर बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट सेगमेंट्स भी थे, कुछ सूखे रास्ते भी थे जिनको पैदल चल के यानी कि ऑन फुट क्रॉस करना था। यहाँ पर इन लड़कों को स्ट्रेचर पर लिया जाता था और उनको दूसरे डाइविंग सेगमेंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इन बच्चों को सीडेट करने के लिए जो शॉट्स दिए गए थे यानी कि बेहोशी की दवा दी गई थी, वो पूरी जर्नी के लिए काफी नहीं थी। यानी कि बच्चे को रास्ते में होश आ सकता था, वो पैनिक हो सकता था। इसीलिए डाइवर को रास्ते में भी बच्चों को सीडेट करना था। इसके लिए उनको पहले से ही तैयार की गई सिरिंजेस दी गई थी। पूरे रास्ते ये डाइवर्स बच्चों की जिंदगी के लिए परेशान थे। बस वो चाहते थे किसी भी तरह ये बच्चे सही सलामत बाहर आ जाएं। फाइनली पहले 2 बच्चे अब चैम्बर 3 तक पहुंच गए थे। अब सबका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि ये जो इनसेन प्लान है ये फाइनली अब काम कर रहा है। इस चैम्बर 3 के बाद का पानी पूरी तरह से नेवी सील से निकाल दिया था, इसलिए चैम्बर 3 के बाद अब इन बच्चों को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जा सकता था। पहले दिन 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उसके अगले दिन 4 दूसरे लड़कों को बाहर निकाला जा चुका था और अब ये प्लान था कि थर्ड और लास्ट डे 4 बचे हुए बच्चों और असिस्टेंट कोच को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अचानक से इनके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। इनमें जब आखिरी बच्चा बचा जो कि सबसे ज्यादा हाइट में छोटा था और उसका चेहरा भी काफी छोटा था, तो वो जब मास्क उसको पहनाया गया तो पॉजिटिव प्रेशर बन ही नहीं पा रहा था। डाइवर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि बहुत ज्यादा टाइटली उस मास्क को लगा दिया जाए। वो कितना भी टाइटली प्रेस कर रहे थे लेकिन अंदर प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं पा रहा था। वाटर टाइट सील बन ही नहीं पा रही थी। ये डाइवर्स अपने साथ एक दूसरा मास्क भी लेकर गए थे, लेकिन ये यही उम्मीद कर रहे थे कि काश इस मास्क को यूज ना करना पड़े। ये सिर्फ मजबूरी के लिए, इमरजेंसी के लिए ही था। ये एक छोटे बच्चे का मास्क था जो कि रिक्रिएशनल यूजेस जब होते हैं यानी कि जब टूरिस्ट वगैरह डाइविंग करते हैं उनके यूज के लिए होते हैं। लेकिन ये जो छोटे बच्चे का मास्क था ये भी इस लड़के को फिट नहीं हो पा रहा था। ये बार बार स्लिप करता जा रहा था, लेकिन डाइवर्स ने किसी तरह उसे सिक्योर कर दिया। जितना हो सके उतना टाइट उन्होंने इसको बांध दिया। बस अब उम्मीद ही की जा सकती थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन लोगों के चेहरे तब खिल गए जब उन्होंने पाया कि ये आखिरी बच्चा भी किसी तरीके से इस केव सिस्टम से बाहर आ गया था। ये एक बहुत ही आश्चर्य और एक बहुत ही चमत्कार की बात थी। फाइनली पूरी की पूरी टीम अब केव से बाहर आ चुकी थी। लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये अपने लास्ट सेकंड तक बहुत ज्यादा टेंस्ड रहा। ये एक ऐसी सफलता थी जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि उन डाइवर्स को भी नहीं जो कि इस मिशन में खुद ही इन्वॉल्व थे। हालांकि सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन इसकी भी कीमत आगे चलकर कुछ लोगों को चुकानी पड़ी। एक थाई नेवी सील जो कि इस पूरी की पूरे डाइविंग में शामिल था, जिसने बहुत ज्यादा मदद की थी, उसको आगे चलकर एक ब्लड इन्फेक्शन हो गया और ये इन्फेक्शन उसको इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ था। इसके अलावा एक और नेवी ऑफिसर था जिसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी और इस ऑपरेशन के 1 साल के बाद उसकी मौत हो गई। तो इस मिशन में कुल मिलाकर 2 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। पता नहीं कितने सारे लोग बीमार पड़े, कितने सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया, लेकिन फाइनली इन बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे और फाइनली इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। अब आप लोग मेरे लिए भी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।